Good morning, everyone. Last week we have continued with our lesson resources and development. We have gone through the definition of resources. Then after the classification of resources on different bases. Now our next topic is development of resources and what are the problems faced during that development and how to come out from that situation. अब तक हमने पढ़ा संसाधन है क्या, उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किस प्रकार को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है. अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. लेकिन इससे पहले जो एक कॉमन डाउट थी, लास्ट ईयर ऑल्सो इट वाज देयर, कि रेगुलर क्लासेस में भी कई बार आप फेस करते हैं, तो एक टॉपिक जो बार बार पूछा गया, जो हमने रिसोर्स पढ़े थे किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि कौन उनका मालिक होगा, किस प्रकार से होंगे, उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया, वापिस मेरे पास आया, वो था इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ये वापिस पूछा गया कि सर वी आर नॉट गेटिंग इट, एक्सप्लेन इट अगेन. तो मैंने एक या दो को जवाब देने की बजाय सोचा कि चलो क्यों नहीं इसको दोबारा करा दिया जाए, जिनको डाउट है पर वापिस देख लें इसको. एज द नेम से पहले तो इंटरनेशनल नाम से ही पता है, वो संसाधन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो, यानी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से जिनकी परमिशन लेनी पड़े इस्तेमाल करने के लिए, यानी द रिसोर्सेज फॉर विच वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इफ वी नीड टू यूज देम. अगर हमें उनको यूज करने की जरूरत है, टू एक्सप्लॉइट देम, देन वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू टेक द परमिशन. तो हमें अंतरराष्ट्रीय जो संगठन होंगे उनकी मंजूरी नहीं पड़ेगी. अब ये है क्या, कौन से संसाधन ऐसे, तो इसी में हमने एक वर्ड पढ़ा था कि आफ्टर द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, अगर मान लो देश की जो सीमा है उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स, आपकी बुक में भी दे रखा है 12 नॉटिकल माइल्स, जो लगभग होता है 22.5 किलोमीटर, यानी देश की सीमा से 22.5 किलोमीटर आगे तक समुद्र के अंदर या ओशियंस के अंदर हमारी क्या है, जो भी बाउंड्री है वहां तक किसकी है, उस देश की है जिसकी बाउंड्री उसके साथ लगती है. ये तो होगी उस देश की सीमाएं, यहां तक वो है फ्री. उसके बाद भी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स टू 200 नॉटिकल माइल्स. लेकिन इस 12 के बाद भी अप टू नेक्स्ट 200 नॉटिकल माइल्स, एक वर्ड आया इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी इंडिविजुअल कंट्री या स्टेट, उसकी विशेष अधिकार है वहां से किसी भी मिनरल का या फिर व्हाट एवर रिसोर्सेज दे आर फाउंड टू यूज देम. तो ये हमारी बाउंड्री 12 तक तो हमारी फिक्स थी. उसके बाद अगले 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल्स है, लगभग 370 किलोमीटर होगा, 370 किलोमीटर तक लगभग स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. यानी ये एरिया भी जिस देश की सीमा साथ लगती होगी वहां तक वो एक्सटेंड करता है, लगभग 370 किलोमीटर तक वो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इसमें कंडीशन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 नॉटिकल माइल कंट्री की बाउंड्री है. 12 तक तो हम बिल्कुल फ्री हैं, 12 तक तो नो वन इज गोइंग टू इंटरफेयर. लेकिन 200 तक तो इसको एक्सटेंड करते हैं, तो है तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र है हमारा, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. उसमें कंडीशन क्या है, इफ इट इज ओवरलैप विद एनी अदर कंट्री. लेकिन अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे से श्रीलंका लगता है, वहां तक हमारे हो सकता है डिस्टेंस दोनों साइड से इतना बनता ही नहीं हो, एक साइड मालदीव लगता है नहीं बनता हो, तो अगर इस प्रकार की कंडीशन है हमारे पास, तो उस टाइम पर अगर ओवरलैप करता है 200 नॉटिकल माइल श्रीलंका को तो चाहिए, तो इस प्रकार ओवरलैप करता है, देन विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद उन देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन कितना इस्तेमाल करेगा. उसके बाद जो डिसाइड कर दिया गया एक बार, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाएगा. यानी वैसे तो एक्सटेंड करता है लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक, लेकिन ये इट इज नॉट कंपल्सरी टू एक्सटेंड, यहां तक होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ये डिपेंड करेगा कि कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रही है दूसरे कंट्रीज के साथ.
अगर ओवरलैप नहीं करें तो फ्री है 200 नॉटिकल माइल्स तक। अगर ओवरलैप कर रही है तो देन इट विल बी डिसाइडेड थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो 12 नॉटिकल माइल्स बिल्कुल फ्री। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपकी वर्ड यही है बुक में। उसके बाद के जो संसाधन हैं, इफ वी हैव टू यूज देम देन वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में बात करें तो रिसोर्सेज आर स्केर्स, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन है, सीमित है, सबको हम लंबे समय तक इस्तेमाल, और स्पेशली विच आर नॉट रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल नहीं है खासकर वो। प्रॉब्लम कहां आती है, वी फील दैट द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर, हम मानते तो मुफ्त में मिले हमें, वी यूज इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से क्या संसाधन तो लिमिट तो है, उसके बाद वो खत्म होते चले जाते हैं। और किस प्रकार इस्तेमाल करते, ग्रीड फॉर फ्यू इंडिविजुअल, दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ एक व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए, अपने लोग के लिए, फायदा है लोग के लिए, यानी अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, केवल धन इकट्ठा करने के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं कुछ एक लोग। एक्स्ट्रा रिच जिनको बोले, जिनके पास इस तरह संसाधन अपने कंट्रोल में करने की पावर है। उसके बाद इसका नुकसान क्या होता है, कुछ एक लोगों ने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, इसका मतलब उनके पास पैसा बढ़ा, रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल किया तो इनकम बढ़ी, उनकी इनकम बढ़ी। तो हमारे यहाँ जो लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर पाए वो गरीब रह गए। एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, कुछ एक हाथों में पैसा जमा हो गया। उन संसाधनों का या वो इस्तेमाल कुछ एक लोगों ने किया, उस संसाधनों का इस्तेमाल कुछ एक लोगों ने करने की वजह से जो वेल्थ थी, जो इनकम थी, कुछ एक लोगों के हाथों में ही सीमित गई रह गई। तो हमारे यहाँ क्या हो गया, इससे हमारा डिफरेंस बढ़ गया, किसका, पुअर एंड रिच, गरीब और अमीर में अंतर बढ़ता चला गया। अमीर थे और अमीर होते चले गए, रिसोर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया, और गरीब से इस्तेमाल नहीं कर पाए और गरीब होते चले गए। तो इसका नुकसान। अब तीसरा हमारे यहाँ इसने हमारे सामने पारिस्थितिक संकट, पारिस्थितिक इकोलॉजिकल, यानी हमारी जो बाहर जितने भी व्यवस्था है, जो भगवान ने नेचर ने बैलेंस बना के रखी हुई है, उसको हमने नुकसान पहुंचाया। किस प्रकार, हमने डिफोरेस्टेशन किया, उसके साथ माइनिंग की। उसके बाद माइनिंग करने के बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि वहां से माइनिंग की दूसरी जगह मूव करके उस जगह को एजिटी छोड़ दिया गया। तो हमने उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ढंग से नहीं किया, हमने केवल उनको एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, इस्तेमाल ज्यादा किया, लेकिन ढंग से नहीं कर पाए। इससे हमारे यहाँ आप ग्लोबल वार्मिंग देखते हो, वह हमारे यहाँ पोल्यूशन देख रहे हो। तो ये सारा संकट हमारे यहाँ उत्पन्न हो गया, किसकी वजह से, ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है ढंग से नहीं हो पाया, केयरफुली नहीं किया गया, केवल अंधाधुंध करने की वजह से। ओजोन लेयर का डिप्लेशन है, वो भी इसी का कारण है, एक्सेसिव यूज ऑफ और एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारे लिए जरूरी हो गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिले। तो हमारे लिए क्या जरूरी हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट हो गया, कि सबको बराबर का अवसर मिले, सबको रिसोर्स इस्तेमाल करने का मौका मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। और इसी के लिए टर्म इस्तेमाल हुई फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट और डैमेजिंग एनवायरमेंट, वातावरण को नुकसान भी न पहुंचाए, एंड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और संसाधन ऐसे नहीं है कि आज ही खत्म कर दें, आगे आने वाले जनरेशन तक रहे न रहे। यानी हम भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखें, कि आगे हमारे बाद जनरेशन आएंगी, उनको भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए बचे वो। साथ ही साथ वातावरण को भी नुकसान कम से कम हो, हालांकि बिल्कुल जीरो तो हम नहीं कर सकते, नुकसान ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हो, और साथ साथ आगे के लिए बचे भी रहो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, वातावरण को नुकसान भी न पहुंचाए, एंड कीप द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, भविष्य के लिए भी बचा के रखें, उसे कॉम्प्रोमाइज न करें। तो हमारे पास सामने नया कॉन्सेप्ट आ गया, किस लिए, रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए, कि हम इस प्रकार न करें कि कुछ एक लोग अपने लालच के लिए इस्तेमाल करें, उससे क्या है, कुछ एक हाथों में पैसे इकट्ठा हो जाए, अमीर गरीब का अंतर बढ़ जाए, और उसके साथ हम संकट पैदा कर दें, वातावरण का, ओजोन डिप्लेशन का है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये संकट ना आए, सबको बराबर का अवसर मिले, और इसके लिए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये तो प्रत्येक कंट्री पर, प्रत्येक जगह पर लागू होता है। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर बड़े लेवल पर बात करें तो एक मीटिंग हुई 1992 में,
1992 में एक अर्थ समिट, पृथ्वी, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। ये कहा? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो है कहा? ये ब्राजील। ब्राजील में पहली अर्थ समिट हुई, वहां लगभग ये जून में हुई थी, जून 1992 में। हेड्स ऑफ 100 ऑफ कंट्रीज, लगभग 100 देशों के जो मुखिया थे वो इकट्ठे हुए, यानी उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले, आइदर दे आर द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, व्हाटएवर द हायर पोस्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री, उस पर डिपेंड करता है। वहां के मुखिया इकट्ठे हुए, उन्होंने किसके लिए इकट्ठे हुए थे? ये है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि हम किसको प्रिवेंट करें, किसको बचा के रखने का प्रयास करें। कि हमारे पास देखो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, कितना बड़ा बदलाव हो रहा है ग्लोबल क्लाइमेट में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके बारे में। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जैविक विभिन्नता है वो खत्म होती जा रही है, उसको बचाए रखने के लिए ये मीटिंग हुई। अब इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विचार रखा गया, और ये कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, हमारे यहाँ की वातावरण के विकास के लिए एक ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, इतने सारे जो बदलाव और उसके बारे में क्या था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारे काम करेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी एजेंडा 21 डिसाइड किया गया। ये बात तो किससे थी? इन्वायरमेंट संबंधित थी, कि वातावरण को कैसे बचा के रखा जाए, डायवर्सिटी को कैसे बचा के रखा जाए, जो हमारी विभिन्नताएं खत्म ना हो। तो उसके लिए एजेंडा 21 डिसाइड किया गया। एजेंडा 21 क्या था? कि प्रत्येक कंट्री को दे आर फ्री टू मेक देयर ओन एजेंडा, कि अपने खुद की प्रायोरिटीज डिसाइड करे, और किसके लिए करे? खुद के लिए नहीं, जिससे कि पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करे। उसके अंदर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखे एजेंडा 21 में, वो कौन कौन से रखे? कि टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पहले पढ़ा, भविष्य को नुकसान भी न पहुंचाए, वातावरण को नुकसान हो, केवल एक देश नहीं करे ऐसा, फॉर टू अचीव ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो, पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट मिले, सब मिलके काम करें, सारे देश मिलके काम करें, एक दूसरे की सहायता करें, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो एजेंडा 21 में क्या शामिल था? कि एजेंडा 21 में शामिल था कि सब देश मिलकर इस प्रकार का प्रयास करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी पूरा वर्ल्ड साथ चले। उसके बाद इन्वायरमेंटल डैमेज की, वातावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। उसके बाद जो जिन देशों में गरीबी ज्यादा, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं बहुत सारे, हालांकि हमारे यहाँ पे लगभग 1/4 जो पॉपुलेशन है, 25% के आसपास, 23 के आसपास है टोटल बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए प्रयास किया जाए। जिस प्रकार आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तो इस प्रकार डिजीज, जो इस प्रकार की बीमारियां हैं, उनसे किस प्रकार बचा जाए। पल्स पोलियो के लिए हमने पूरा कैंपेन चलाया, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया। तो इस प्रकार बीमारियों से आगे कैसे प्रिवेंट किया जाए और उन बीमारियों को रोका कैसे जाए, इस प्रकार का प्रयास करें। लेकिन किस पर? ग्लोबल, किस प्रकार? ग्लोबल कोऑपरेशन, पूरा वर्ल्ड सहयोग करे, एक दूसरे का शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक दूसरे की जिम्मेवारियां समझे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का सहयोग करे। तो ये क्या था हमारे पास? ये हमारे पास था डेवलपमेंट के लिए, कि हमारे यहाँ जो पहली अर्थ समिट, इसमें किस प्रकार लोगों ने या विभिन्न देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा, उसके ऊपर इन लोगों ने साइन भी किए कि हम किस प्रकार इसको अपनाएंगे। उसके लिए एक फ्री ये कर दिया गया, एजेंडा 21 बनाएगा कि अपना एजेंडा खुद बनाए, कि किन चीजों पर आप फोकस करेंगे, प्रायोरिटीज क्या होंगी पूरे वर्ल्ड को, वातावरण में जो नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंटल डैमेज को बचाने के लिए, हमारे डायवर्सिटीज को बचाने के लिए, और गरीबी कम करने के लिए, बीमारियां कम करने के लिए, उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये हमारा आज का इतना ही कॉन्सेप्ट था। वी विल प्रोसीड लेटर इन द चैप्टर। थैंक यू।